हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल बिक्स इंस्टीट्यूट, जिस पे आपका स्वागत है। तो बच्चों, अपन प्रीवियस क्लास में क्या देख चुके हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करते हैं तो उस पर जो फोर्स लगता है वो नेट फोर्स तो कितना आता है, 0 आता है। और जो टॉर्क है वो P क्रॉस E के इक्वल आता है, जिसको PE साइन थीटा एन कैप लिख सकते हैं। जहाँ PE साइन थीटा है वो तो आपका मैग्नीट्यूड कहलाता है टॉर्क का, और जो एन कैप है वो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क होती है, जिसको अपन ने प्रीवियस क्लास में अपना क्या किया था, राइट हैंड थंब रूल से कैलकुलेट किया था। यानी ये जो एन कैप है ये कैलकुलेट करने के लिए आपका जो रूल यूज में आएगा उस रूल का नाम है राइट हैंड थंब रूल। आपके पास ये इतना तो अपन क्या कर चुके हैं, प्रीवियस क्लास में स्टडी कर चुके हैं। अब आज अपन क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से कुछ अलग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देख रहे हैं। तो इसमें आपका जो टॉर्क आपने ये जो निकाला PE साइन थीटा, इस PE साइन थीटा की वैल्यू अलग अलग केसेज में आपको अलग अलग मिलती है, जिनमें आपके पास 3 स्पेशल केस होते हैं। जिसमें पहला केस ले रहा हूं मैं, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री का मीनिंग क्या हो गया आपके पास कि आपका P और E है वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो, या जिस डायरेक्शन में आपका E है उसी डायरेक्शन में P हो। आपका कहने का मीनिंग, जैसे आपके पास ये E है, मैंने माइनस क्यू चार्ज यहाँ रखा और प्लस क्यू चार्ज यहाँ रखा, जिसके कारण P भी आपका इसी डायरेक्शन में आ गया। तो आपका थीटा 0 होने पर साइन थीटा 0 डिग्री होता है, और उसके कारण साइन थीटा की वैल्यू 0 होने के कारण टॉर्क की वैल्यू भी कितनी निकल कर आ जाती है, 0 निकल कर आ जाती है। तो बच्चों ध्यान रखना, अगर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को इस तरीके से प्लेस किया गया है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही हो, उस टाइम पे उनके बीच में एंगल 0 डिग्री बनेगा, जिसके कारण टॉर्क की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। और इस डाइपोल की इस कंडीशन को नाम दिया जाता है आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मीनिंग तो अपन जानते हैं कि आपका फोर्स आपका 0 हो, उसी के साथ साथ अगर आपका टॉर्क भी 0 हो जाए तो आप कह सकते हो कि उस कंडीशन को अपन कह सकते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। यानी कि आपके पास इक्विलिब्रियम है वो दो तरीके के होते हैं, एक तो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम और एक होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम के लिए फोर्स 0 होना चाहिए, यानी अगर आपने कहा TE है, TE का मीनिंग ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम, यानी फोर्स 0 होना चाहिए। और कौन सा फोर्स, नेट फोर्स। और अगर कोई सिस्टम रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो अपन कहेंगे कि टो नेट है उसकी वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। यानी किसी सिस्टम में आपके पास दो तरीके के इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर सकते हैं, एक ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम और एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अभी आपको इतना ही ध्यान रखना कि अगर ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम की बात होगी तो एफ नेट 0 होगा, और अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात होगी तो टो नेट आपका क्या होगा, 0 होगा। तो इस तरीके से अभी अपन देख रहे हैं कि टो नेट कितना आ गया, 0, तो यानी इक्विलिब्रियम आ गया। अब इक्विलिब्रियम होते हैं आपके दो टाइप के, एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम और दूसरा होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको आप इस फिगर की हेल्प से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आपके पास इस फिगर में दो बॉडी है, एक तो ए बॉडी है एक बी बॉडी है। अगर इस ए बॉडी को मैं थोड़ा सा इधर लेकर जाऊं या इधर लेकर जाऊं, और इधर ले जाने के बाद में अगर इसको छोड़ूं तो ये ए बॉडी हमेशा अपनी उसी पोजीशन में आएगी जिस पोजीशन में पहले थी। तो आप ये कह सकते हो कि अगर किसी बॉडी को डिस्प्लेस करने के बाद बॉडी अगर अपनी पुरानी पोजीशन में आ जाती है तो उस इक्विलिब्रियम को नाम दिया जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब अगर बी बॉडी की बात करूं मैं, तो बी बॉडी को अगर मैं इधर डिस्प्लेस करूं या इधर डिस्प्लेस करूं और डिस्प्लेस करके अगर छोड़ूंगा तो ये बॉडी है वो अपनी वापस उस पोजीशन में नहीं आएगी जिस पोजीशन में इसको रखा गया है या जिस पोजीशन में ये होती है। तो इस तरीके की कंडीशन को नाम दिया जाता है आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो बच्चों ध्यान रखना
कि अगर किसी बॉडी को अगर अपन डिस्प्लेस करें, बॉडी वापस उसी लोकेशन पे आ जाए तो उसको कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर किसी बॉडी को डिस्प्लेस करने के बाद में बॉडी या वापस अपनी पुरानी लोकेशन में नहीं आए तो उसको नाम देंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आ गया। अब अगर आप बात करोगे तो अब अपना ये जो डाइपोल है, इस डाइपोल को अगर मैं थोड़ा सा ऐसे डिस्प्लेस करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये वापस उसी लोकेशन में आएगा, और उसी लोकेशन में आएगा तो इस इक्विलिब्रियम को नाम दिया जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ध्यान रखना, अगर आपके पास थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है तो वो लोकेशन कौन सी, वो कंडीशन कौन सी कंडीशन कहलाती है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और उस टाइम पे आपका टॉर्क भी कितना, 0 मिल जाएगा। फोर्स तो अपन को 0 मिला ही है, टॉर्क भी 0 मिल जाएगा। सेकंड कंडीशन आपके पास ये है कि अगर मैं टॉर्क मोमेंट, डाइपोल मोमेंट को इस तरीके से रखूं कि आपके पास ये तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो और ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये जो आपका ब्लू कैप है वो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है, और ये जो ब्लैक कैप है वो आपकी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो आप यहां से देख रहे हो तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अपोजिट होने का मीनिंग इनको एंटी पैरेलल बोल सकते हो। और एंटी पैरेलल के केस में एंगल कितना बनता है, 180 डिग्री का बनता है। और 180 डिग्री का बनता है तो आप कह सकते हो कि इस टाइम पे भी साइन थीटा 0 होने के कारण टॉर्क 0 मिलेगा। बट इस कंडीशन को अपन जिस नाम से जानते हैं वो नेम है आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसका रीजन क्या है कि आपका ये डाइपोल है, भी इसको ऐसे में अगर थोड़ा सा डिस्प्लेस करूंगा तो डिस्प्लेस करूंगा तो आप क्या देख रहे हो कि ये तो आपका माइनस क्यू चार्ज है आपके पास, यानी अपन ने इस तरीके से रखा है तो ये तो आपका माइनस क्यू चार्ज है और ये कौन सा, प्लस क्यू चार्ज है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे डिस्प्लेस करूंगा तो इस माइनस क्यू पर तो इधर फोर्स लगेगा और प्लस क्यू पर इधर फोर्स। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो वो है, अपन पढ़ चुके हैं, इस पे अपोजिट फोर्स लगेगा और इस पे, तो इसके कारण ये डाइपोल इस तरीके से घूम जाएगा और इस तरीके से घूम जाएगा तो यानी वापस अपनी लोकेशन में नहीं आया, तो अपन इसको कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। दोबारा समझ लेना कि अगर डाइपोल ऐसे रखा गया है, यानी ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज, इसके कारण ये डायरेक्शन ऐसे आ गई आपके पास। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया तो घुमाने का मीनिंग इस पे फोर्स इधर लगा, इस पे फोर्स इधर, जिसके कारण डाइपोल ऐसे हो गया। और ऐसे हो गया तो आप कह सकते हो कि ये वाला इक्विलिब्रियम कैसा कहलाता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अभी समझाया कि अगर बॉडी अपनी लोकेशन में रहे, वापस उसी में आ जाए तो स्टेबल, और उसमें नहीं आए तो अनस्टेबल। अब आपको एक और केस पूछ लेते हैं, वो केस ये पूछते हैं कि किसी डाइपोल पे मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए डाइपोल को कैसे रखना चाहिए। तो थर्ड केस है, अगर थीटा की वैल्यू 90 लें, यानी कि P परपेंडिकुलर हो E के, उस टाइम पे साइन थीटा किसके इक्वल मिलेगा, 1 के। और ये साइन थीटा की क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो यानी कि ये साइन थीटा जब मैक्सिमम हो जाएगा तब आपका टॉर्क भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम किसके बराबर होगा, PE के बराबर होगा। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि अगर मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करना है इलेक्ट्रिक डाइपोल पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक दूसरे के कैसे होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो ये आपके पास 3 केस थे, इन तीनों केस को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना। इन तीनों केस पे आपको बोर्ड में भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और कंपटीशन एग्जाम में तो आपके पास इसमें से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। अगर डाइपोल में से क्वेश्चन बना तो आपके पास इसमें से तो पूछा ही पूछा जाता है आपके पास। अब इसका एक और केस है कि अपन यहाँ तो यूनिफॉर्म था, अगर डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म में रखें, नॉन यूनिफॉर्म का मीनिंग ये हो गया कि अपन एक ऐसी जगह रखें जिसमें आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेरी करता हो। अब वेरी करने का मीनिंग आपके पास मैं एक फिगर से एक्सप्लेन कर रहा हूं आपका, कि जैसे मैंने डाइपोल को ऐसे रखा कि आपके पास इस तरीके से इधर तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और इधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, और मैंने डाइपोल को ऐसे रख दिया कि यहाँ तो आपका प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ आपका माइनस क्यू चार्ज है। तो आप यहाँ पे ये देख रहे हो कि E1
में तो आपका एक प्लस क्यू चार्ज है, E2 में आपका माइनस क्यू चार्ज है। यहाँ दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट होने के कारण अपन कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो गया। तो उस टाइम पे आपका एफ नेट निकालने का फॉर्मूला होगा Q E1 माइनस E2 आपके पास। जहाँ E1 है वो आपका ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है और E2 है आपके पास ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस पे बेस्ड अपन एक प्रॉब्लम करेंगे, वहां समझ में अच्छे से आ जाएगा। अभी आपको ये फॉर्मूला लर्न रखना है कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तब तो फोर्स 0 मिलेगा और नॉन यूनिफॉर्म में तो फोर्स होगा E1 माइनस Q इंटू E1 माइनस E2। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, इसमें तो क्लियर है, ये नोट याद रख लोगे। अब आपका एक पॉइंट आता है और उस पॉइंट का मीनिंग है कि अगर अपन डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर घुमाएं, घुमाने का मीनिंग है एक लोकेशन से अगर दूसरी लोकेशन में लेकर जाएं तो अपन को पता है कि उस पर टॉर्क लगता है। उस टॉर्क के अगेंस्ट अपन को क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। तो अपन क्या कर रहे हैं, उसी वर्क की कैलकुलेशन कर रहे हैं कि कितना वर्क करना पड़ेगा। तो आपके पास सबसे पहले आपको फिगर समझना है, उस फिगर के बाद में आपके पास अपना पॉइंट समझ में आएगा। तो ये मैंने कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया E इस तरीके से, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने डाइपोल को ऐसे रख दिया कि ये माइनस क्यू है, ये आपका प्लस क्यू है, जो अभी इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, और ये पी की डायरेक्शन आपके पास ऐसे। अब मैं अगर इस डाइपोल को जैसे ऐसे रखा हुआ है, अगर ऐसे घुमाऊंगा तो मेरे को पता है इस पे क्या लग रहा है, टॉर्क लग रहा है, थीटा एंगल पे रखा हुआ है। तो उस टॉर्क के अगेंस्ट अपन को क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो जैसे मान लो मैंने कह दिया कि इसको मैं घुमा के कितना एंगल घुमा दिया मैंने, ये डी थीटा एंगल घुमा दिया। तो इस डी थीटा एंगल के लिए अपन को वर्क करना पड़ा DW, और उस DW को लिख सकते हैं टो इंटू डी थीटा आपके पास। तो ये आपके पास DW वर्क आया है फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब मान लो अपन को टोटल वर्क निकालना है कि ये इसकी इनिशियल पोजीशन है θ1 और ये इसकी फाइनल पोजीशन हो गई θ2। तो टोटल वर्क डन निकालने का फॉर्मूला हो गया θ1 से θ2 टो इंटू डी थीटा। आपको याद रखना है कि रोटेशनल मोशन में वर्क डन निकालने के लिए टॉर्क यूज में लेते हैं, रेगुलर डिस्प्लेसमेंट यूज में लेते हैं, और ट्रांसलेशन मोशन में वर्क डन निकालने के लिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला यूज में लेते हैं। तो आपको ये चीज याद रखनी है, W अगर ट्रांसलेशन है तो F इंटू डी का फॉर्मूला यूज में लेंगे, और अगर आपका W रोटेशन है तो वहां पे ध्यान रखना टो इंटू थीटा का फॉर्मूला यूज में लेंगे, जहां आपके पास T ट्रांसलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और R आपका रोटेशनल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां से अपन ने लिख दिया W रोटेशनल इज इक्वल टू θ1 से θ2 टो इंटू डी थीटा, जहां θ1 इनिशियल पोजीशन है, θ2 फाइनल पोजीशन है आपके पास। अब अपन को पता है कि अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उस पर टॉर्क लगता है PE sin थीटा के इक्वल। तो आप यहाँ से W रोटेशन टो की जगह रख दिया PE sin थीटा डी थीटा। तो इस लाइन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अभी निकाल के आए अपन, PE बाहर आ गया और साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा हो गया। इनिशियल लिमिट θ1 है, फाइनल लिमिट कितनी है, θ2 है। माइनस साइन तो मैंने बाहर ले लिया, ये PE आपका ऐसा कैसा, पहले अपर लिमिट रखते हैं और फिर लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट थीटा की जगह θ2 रखा तो ये आ गया, फिर थीटा की जगह θ1 रखा तो ये आ गया, बीच में साइन किसका लगाते हैं, माइनस का लगाते हैं। इस माइनस साइन को अंदर भेजोगे तो cos θ1 तो प्लस का हो जाएगा और cos θ2 माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से PE cos θ1 माइनस cos θ2 हो गया आपके पास। तो ये आपके पास किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन को घुमाना है तो घुमाने का वर्क डन निकालने का फॉर्मूला आ गया। अब इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन न्यूमेरिकल फॉर्म में भी पूछ सकते हैं और या इनडायरेक्ट तरीके से कह सकते हैं कि
अगर किसी डाइपोल को स्टेबल पोजीशन से अनस्टेबल में लेकर जाएंगे तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो आपको पढ़ा है स्टेबल होता है 0 डिग्री और अनस्टेबल होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से अपन ने θ1 की जगह तो 0 रख दिया और θ2 की जगह 180 रख दिया। यहाँ से W निकल कर आ गया 2PE इक्वल। दोबारा समझ लेना, अगर क्वेश्चन में ये कह दिया कि डाइपोल को स्टेबल पोजीशन से अनस्टेबल पोजीशन में ले जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, तो आप लिख सकते हो 2PE। इसमें आपका θ1 की जगह 0 डिग्री यूज में लेना और θ2 की जगह 180, यानी इनिशियल पोजीशन 0 होगी, फाइनल पोजीशन 180 होगी। इसका अपोजिट पूछ लूं मैं कि डाइपोल को अनस्टेबल पोजीशन से स्टेबल पोजीशन में ले जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, तो उस टाइम पे आप इसको लिख सकते हो कि θ1 है वो 180 है, θ2 आपके पास कितना है 0 डिग्री, तो वहां से वर्क डन आ जाएगा -2PE। तो एक चीज तो ये याद रखना। अब यही एक पॉइंट डिफाइन होता है जिसको नाम दे देते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल की अगर आप बात करोगे तो आप इसके लिए सीधा सीधा फॉर्मूला लिख सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होती है वो किसके इक्वल होती है, वर्क डन टू रोटेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम रेफरेंस, और रेफरेंस का मीनिंग U इनिशियल कितनी हो वहां पे 0 टू गिवन पोजीशन। ये लाइन याद रखना कि अगर आपको कभी भी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल कैलकुलेट करना हो तो ये होता है कि वर्क डन के इक्वल होता है, और वो वर्क डन कहां से स्टार्ट करना है, रेफरेंस पोजीशन से। रेफरेंस पोजीशन का मीनिंग U इनिशियल 0 हो, और U इनिशियल 0 का मीनिंग θ1 इज कितना होना चाहिए आपका 0 डिग्री। अभी बताएंगे कि 0 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी, सॉरी 90 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है 0 डिग्री। और गिवन पोजीशन का मीनिंग θ2 इज अपन ने कोई भी पोजीशन ले ली जो कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे। तो अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए कहे तो उस टाइम पे आपको वर्क डन निकालना है 90 से थीटा के बीच का। अब आप लिख लो, वर्क डन का फॉर्मूला अपन पढ़ गए हैं PE cos θ1, और cos θ1 की जगह तो रख दिया 90 माइनस cos थीटा, यानी कि कोई भी पोजीशन, और पोजीशन हो गई आपके पास थीटा। तो यहां से आप निकालोगे तो ये निकल कर आएगा -PE cos थीटा के इक्वल आपके पास। ये तो हो गया 0, cos 90 की वैल्यू, तो ये माइनस साइन आगे आ गया। तो आप ये कह सकते हो कि जो U होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी किसकी, इलेक्ट्रिक डाइपोल की, वो आपकी -PE cos थीटा लिख सकते हो, या इसी को -P.E भी लिख सकते हो। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको ये पढ़ाया था कि अगर कोई दो वेक्टर के साथ कोस आता है तब तो डॉट प्रोडक्ट यूज में लेते हैं, और अगर साइन आता है तो उसको अपन कह देते हैं आपका कि क्रॉस प्रोडक्ट यूज में लेंगे। तो ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो गया। किसकी पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक डाइपोल की इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो यहाँ पे 3 केस बन सकते हैं आपके। केस फर्स्ट है वो आपका थीटा इज इक्वल टू क्या हो 0 डिग्री, और थीटा इज इक्वल टू 0 का मीनिंग आपकी कौन सी पोजीशन पढ़ाई है मैंने, स्टेबल पोजीशन या स्टेबल इक्विलिब्रियम का। उस टाइम पे cos थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हो आप 0 डिग्री, सॉरी cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1, और 1 आ जाएगी तो आप लिख सकते हो U इज इक्वल टू -PE। क्या किया आपने, ढंग से समझना कि आपने कहा थीटा 0 लू में, थीटा 0 होने का मीनिंग आपका डाइपोल ऐसे हो और इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी ऐसे हो। अभी समझाया मैंने आपको कि जब आपके पास डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पैरेलल होते हैं उसको थीटा इज इक्वल टू 0 पोजीशन कहते हैं,
उसी का स्टेबल पोजीशन का नाम भी हो सकता है। और स्टेबल पोजीशन में u इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, माइनस पीई के, क्योंकि इस cos थीटा की जगह 1 हो गया और cos थीटा की जगह 1 होते ही ये माइनस पीई आ गया। सेकंड केस आप ये लिख सकते हो कि आपका केस सेकंड है वो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री लिया जाए और 180 डिग्री को अभी अपन ने नाम दिया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में cos थीटा की वैल्यू -1 हो जाती है, जहां से u इज इक्वल टू प्लस पीई निकल कर आता है आपके पास। और तीसरा केस होता है कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो तो cos थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा और u इज इक्वल टू 0 डिग्री निकल कर आएगा। इस पोजीशन को अपन नाम देते हैं रेफरेंस पोजीशन। आपको याद हो तो जब पोटेंशियल पढ़ाया था मैंने, उसमें आपको बताया था कि जब भी अपन क्या करते हैं पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल डिफाइन करते हैं तो एक रेफरेंस पोजीशन लेते हैं और रेफरेंस पोजीशन उसको कंसीडर करते हैं जिसकी वैल्यू क्या होती है, वो 0 होती है, वो उस क्वांटिटी की वहां पे। तो अपन ने देखा कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, इसीलिए अपन ने वर्क डन कहां से स्टार्ट किया, थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री से स्टार्ट किया। बच्चों एक बार दोबारा से समझ लेना कि आप यहाँ से वर्क डन निकाल चुके हो। स्टेबल से अनस्टेबल के लिए थीटा 1 0 से 180 करना है और अनस्टेबल से स्टेबल के लिए 180 से 0 करना है। उसी के बेसिस पे अपन क्या कर रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की। और ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालने के लिए आपको ये लाइन याद रखनी है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो किसके इक्वल होती है, वर्क डन टू रोटेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम रेफरेंस टू गिवन पोजीशन। रेफरेंस का मीनिंग वो पोजीशन जिसपे उस क्वांटिटी की वैल्यू 0 हो। तो रेफरेंस पोजीशन पे आपका वर्क डन 0 होता है, आप पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी और पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी तो आप कह सकते हो कि थीटा 1 क्या होगा, 90 डिग्री। आपको ध्यान रखना वर्क डन 0 नहीं होगा, रेफरेंस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 डिग्री 0 होती है और 0 होने के कारण अपन ये कह देते हैं कि आपके पास इस पोजीशन में, रेफरेंस पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 0। तो कहता है कि अगर वर्क डन अपन इस तरीके से करें कि किसी डाइपोल को रेफरेंस पोजीशन से थीटा एंगल तक लेकर जाएं या गिवन पोजीशन तक लेकर जाएं तो आपको जो वर्क डन मिलेगा वही वर्क डन किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। तो अपन ने क्या किया, इस फॉर्मूले में थीटा 1 की जगह तो 90 रखा, थीटा 2 की जगह थीटा जो भी पोजीशन होगी वो, तो वहां से माइनस पीई कोस थीटा निकल कर आएगा। अब इस माइनस पीई कोस थीटा को अपन पी डॉट ई भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई दो वेक्टर के साथ दो कोस आता है तो कौन सा प्रोडक्ट यूज में लेते हैं, अपन डॉट प्रोडक्ट यूज में लेते हैं। इसके बेसिस पे अपन तीन कंडीशन में अगर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करें तो स्टेबल पोजीशन में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कैसी होती है, नेगेटिव। अनस्टेबल पोजीशन में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है आपकी पॉजिटिव। और यहाँ पे आपके पास कितनी होती है, 0 होती है। तो याद रखना कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी, टॉर्क की वैल्यू यहाँ पे भी 0 होगी और टॉर्क की वैल्यू यहाँ पे भी 0 होगी, अभी अपन निकाल चुके हैं। और इस पोजीशन पे जो टॉर्क होगा वो अपन को क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। तो ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, बहुत काम आएंगे आपके पास। तो बच्चों ये था आपका पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट। तो अपना जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उस इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड आपके जो मेन फॉर्मूले थे या मेन जो डेरिवेशन थी या मेन जो कंसेप्ट थे वो अपन ने क्या कर लिए हैं, सारे सीख लिए हैं आपके पास। अब अपन क्या करेंगे कि आगे इनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको बोर्ड में पूछे जा सकते हैं या कंपटीशन एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, उन पे डिस्कशन करेंगे। उससे पहले किसी बच्चे को अगर इस पॉइंट में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम रहे तो वो दोबारा इसको एक बार पॉज करके समझने की कोशिश करना,
फिर भी अगर कोई चीज समझ में नहीं आए तो वो बच्चा मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है, या आपके पास व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करके भी पूछ सकता है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।